हम इतनी खुशी से बताते हैं कि फ़लाने हॉलीवुड एक्टर ने हमारे किसी लोकल डिज़ाइनर का ये पहना, ये हुआ एट्सेट्रा, लेकिन ख़वातीन के हुकूक ऐसे हैं कि जहाँ पर आकर हम सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं कि दिस मस्ट बी अ वेस्टर्न एजेंडा बिकॉज वी वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। एट द एंड ऑफ द डे हमारे माशरे को ख़वातीन और उनके हुकूक से नफ़रत है, तो जब आपने उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना है तो इट्स यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़। अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में द नंबर 1 कॉज ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स विमेन इज़ फ्रॉम पार्टनर्स एंड फैमिली। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बहुत गौर करना चाहिए। बहुत सारे मसले जिनसे वो गुजर रहे हैं उनका हल भी बराबरी में है। उनको सिर्फ ये लगता है कि ये दुश्मनी है। ऐसी बात नहीं है कि वो तमाम अफराद जो हैं 5 के 5 या 10 के 10 घर बैठ के सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों पर गुजारा कर रहे हैं। There is a reason why the program is called income support. इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आने की वजह से वो तमाम लोग जो है कामकाज छोड़ के घर में बैठे। बेनज़ीर नशोनुमा के तहत न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के जो एक बहुत बड़े इश्यूज हैं ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास के अंदर, वो कम हो रहे हैं। पिछले 6-7 साल में PTI के दौर में और जनरली इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत लेकर आए उसके अंदर बिल्कुल मफामत नहीं थी और उसके अंदर बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी का वो लेवल था जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम उस सारे से अभी भी रिकवर कर रहे हैं एज अ सोसाइटी। लेकिन बियॉन्ड दैट आई थिंक अलायंसेस की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप हिस्ट्री भी निकाल के देखें वो हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। ख़ास तौर पे ये जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनका एक जिसे आप कहें एक ट्रबल्ड पास्ट रहा है। पार्टीज़ इस तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। आई बिलीव कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक जैसे ओरिजिनल सियासी जमात में कहूँगी, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी हम विमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, या चले राइट्स भी छोड़ रहे हैं, हम विमेन इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, इससे बहुत बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन अभी भी कोई ऐसे वाज़े बात नहीं हमें आज तक समझ आई कि सारी डिबेट वेस्टर्न नैरेटिव की तरफ क्यों निकल जाती है। हमें ये क्यों लगता है कि जो औरतों के मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पे मसाइल नहीं हैं, वो एक वेस्टर्न नैरेटिव है हमारे अगेंस्ट। अदील, ये बहुत ही आपने जो हैवी सवाल है उसके साथ शुरू किया। आई थिंक पाकिस्तान की अब इसके अंदर सिर्फ विमेंस राइट्स मूवमेंट नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री जो अपनी तारीख़ है और साथ हमारा जो एक जमहूरियत का सफ़र है, टूटा फूटा जैसा भी है, वो आई थिंक वो सारा कुछ इसके अंदर इंटरट्वाइंड है। हाउ पाकिस्तान के अंदर हमेशा से, अगर आपने, क्योंकि हमारी जो एक एफिलिएशन रही है मगरबी ममालिक के साथ, जब भी हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जब डिक्टेटरशिप का निज़ाम रहा है तो हमने ये देखा है कि एक वाबस्तगी रही है, एक डिपेंडेंसी रही है काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जनरली रियासत और जो अवाम है उसके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा है। उससे कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो जन्म लेती है। सो नंबर 1 एक हमारा फ्रैगमेंटेड और मैं कहूँगी कि अप एंड डाउन किस्म का रिलेशनशिप रहा है। एक जिस चीज़ को एक मोनोलिथिकली जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि मोनोलिथिक नहीं है, ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत वेरिएशन है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन अगर हम उसे कहें वेस्टर्न वर्ल्ड। साथ ही साथ एक हमेशा से सवालिया निशान रहा है कि ये डिपेंडेंसी, ये जो एड आता है बाहर से, ये कुछ कंडीशंस के साथ आता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रियासत हमें कुछ बता नहीं रही, वो मुल्क को बेच रहे हैं, ये हो रहा है एट्सेट्रा।
और उसी के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मगरबी ममालिक से एड लेती हैं, फंडिंग लेती हैं, जैसे NGOs हैं, बहुत से ग्रास रूट्स इदारे, ये सारा कुछ इंटरट्वाइन होकर इसके अंदर जब आपने किसी को स्केप गोट करना होता है तो आप किस चीज़ को करते हैं? वुमेन्स राइट्स को। लोगों का एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि ये एड जो है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंडीशनैलिटीज़ हैं, कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। नंबर 2, इसके अंदर कोई हिडन एजेंडास है। नाउ दैट मे और नॉट बी ट्रू, वी कैन डिबेट दैट। और साथ ही साथ एक एजेंडा ऐसा है जिसको इम्पोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है वाया वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स बिकॉज वैसे ही ख़वातीन के हुकूक़ एक कंटेंशियस इशू हैं, तो जब भी आपने ओवरऑल माशरे में कोई चीज़ जिस पे आपको पूरी तरह यकीन नहीं है, जिसको आपने कंट्रोवर्शियल बनाना है, तो वो सारा मलबा आके वुमेन्स राइट्स पे गिर जाता है। तो एक बहुत लंबी ये एक कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या उस एड के अंदर कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, नहीं होती एक्सेट्रा, लेकिन वैसे हम खुश भी बहुत होते हैं जब हमारी कोई तारीफ़ कर दे किसी मगरबी मुल्क का लीडर या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई एक्टर। हम इतनी खुशी से बताते हैं कि फ़लाने हॉलीवुड एक्टर ने हमारे किसी लोकल डिज़ाइनर का ये पहना, ये हुआ एक्सेट्रा। लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आकर हम सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं कि दिस मस्ट बी अ वेस्टर्न एजेंडा बिकॉज वी वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। सो आई थिंक ये सारा कुछ जो एक जनरल वैसे भी एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान में रियासत और अवाम के बीच में, एक पावर इम्बैलेंस रहा है मगरबी ममालिक के बीच और हमारे बीच, और साथ ही साथ लोगों को ख़वातीन के हुकूक़ या वुमेन्स राइट्स या NGO लफ्ज़ से नफ़रत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे माशरे को ख़वातीन और उनके हुकूक़ से नफ़रत है। तो जब आपने उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना है तो इट्स यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो मसाइल हैं वो तो सामने नज़र आ रहे होते हैं ना। जैसे पाकिस्तानियों का इस चीज़ पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि जी हमारी हुकूमतों ने डिलीवर नहीं किया, हमारे पास बिजली का इशू है, इसके ऊपर कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं है जी। पानी का मसला है, खुराक का मसला है, सफाई का मसला है, ये सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर अवाम मुत्तफिक है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन। विमेन अगर कोई इशू फेस कर रही है तो वो ऑब्वियसली फिजिकली भी हमें नज़र आ रहा होगा ना, तो उस पर आंखें कैसे बंद हो जाती? मैं चले हम ये तो एक सेपरेट डिबेट हो गई ना कि जी वो फंडिंग है, कंडीशंस हैं, मसाइल से कैसे इनकार हो सकता है? हमारी सोसाइटी मतलब कहाँ ये ऐसे इल्यूजन में कैसे रह सकती है, या डिल्यूजन में कैसे रह सकती है कि नहीं औरतों को एक्चुअली में कोई मसला है ही नहीं? आई थिंक वो ये तो ज़ाहिरी सी बात है, ख़ातून होते हुए और इस फील्ड में काम करते हुए ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा डिसबिलीफ जो है वो मुझे अक्सर महसूस होता है जब मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ जो कहते हैं क्या मसला है, हम तो अपनी ख़वातीन को शहज़ादियों की तरह ट्रीट करते हैं, हम तो उनको अपने चार दीवारी की रानियों की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये तो कहीं पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसा हमारे कल्चर में है एट्सेट्रा। सो आई थिंक इसके पीछे जो बेसिक रीज़न ये है कि बहुत अरसे से जब एक सिस्टम चल रहा होता है उसके ऊपर हमारी सॉर्ट ऑफ आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखें बंद हैं, जो भी आप कहना चाहें, ये कॉमन बात है, इट्स नॉट अनकॉमन कि जब भी वो सिस्टम शेकअप होता है, जब भी उसके अंदर किसी भी तरह की चेंज की बात होती है, तो जो लोग जो हमेशा स्टेटस को से फ़ायदा उठाते हैं वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आती है, ज़ाहिरी सी बात है। एक पेट्रियार्कल माशरा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अक्सर माशरे पेट्रियार्कल है, बट ये हमें सबसे पहले तस्लीम करना है कि हम एक औरत दुश्मन माशरा है, और बहुत सारे लोग ये तस्लीम नहीं करते। जैसे आपने कहा, अगर हम बेसिक स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, अगर हम मतलब हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, हर साल हम लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट हम होते हैं। उसके बाद हमारे पास और इस तरह के स्टेटिस्टिक्स हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर हमारी जो शरह है वर्किंग वुमेन की वो सबसे कम है।
हमारे पास हेल्थ केयर के स्टेटिस्टिक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं, एजुकेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं, एवरीथिंग, यू नो, वायलेंस, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब आपने नहीं मानना तो उसका तरीका ये होता है, जाहिर है उसकी वजह ये है कि आप चाहते नहीं हैं। जब भी आप चाहते नहीं हैं तो आपको जब किसी से नफ़रत हो और वो शख्स अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाए तो यू विल गो टू एनी लिमिट टू डिस्क्रेडिट दैट पर्सन। और आप अब आज देखें जो एंटी इमिग्रेशन डिबेट है वो ऐसे ही है ना, कोई कैसे किसी को कैसे नज़र नहीं आ रहा कि मगरबी ममालिक के अंदर इमिग्रेंट्स की क्या हालत होती है, किसी को कैसे नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से कैसा सलूक उनके साथ होता है, किसी को ये क्यों नहीं नज़र आता कि अक्सर वो इन्हीं मगरबी ममालिक की वजह से वो लोग माइग्रेट करके आते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, एक्सक्यूज़ क्या होती है? नंबर 1, आप एक छोटे से ग्रुप को फोकस बनाते हैं और कहते हैं इनको देखो, इनको क्या मसले। वो छोटा सा ग्रुप हमारे केस में हमेशा से क्या रहा है, जो एक इमेजिनरी एलीट एम्पावर्ड ख़वातीन, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ यही ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात करती हैं, जिनको कभी NGO आंटीज़, मोमबत्ती माफिया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैम, उसको यूज़ किया जाता है एक छोटे से ग्रुप को जिसकी थोड़ी बहुत बाकियों से शायद हालत बेहतर है। हालांकि मेरे ख़्याल में हर ख़ातून पाकिस्तान में, चाहे उसका जो मर्ज़ी इकोनॉमिक जो भी स्टेटस हो, लेकिन पेट्रियार्की एक ऐसी चीज़ है जो पेनिट्रेट कर जाती है, उसमें तमाम लोगों के अपनी तरह के मसाइल हैं। आप उस छोटे से ग्रुप को फोकस बनाते हैं, ये देखो ये निकल आई, इनको सिर्फ क्या, इनको सिर्फ कम कपड़े पहनने की एक्सक्यूज़ चाहिए, कौन सी आज़ादी मांग रही हैं ये इनको लड़ने झगड़ने का एक्सक्यूज़ चाहिए, इनको सिर्फ ये, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को एक छोटे से ग्रुप को फोकस में लाया जाता है जो बज़ाहिर बाकियों से बेहतर है, जो मार्जिनलाइज नहीं है, एंड एक्सक्यूज़ेस बनते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक क्रक्स बात का ये है कि जब आप समझना चाहते नहीं हैं, जब आप सुनना चाहते नहीं हैं, तो आप किसी भी तरह की एक्सक्यूज़ बनाते हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन मसाइल से। वरना अगर आप रैशनली सोचें, अगर आप गुस्से से ना सोचें, तो मेरे ख़्याल में कोई रैशनल इंसान इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में ख़ातून होना एक इतनी मुश्किल चीज़ है। वॉट एवर योर क्लास, वॉट एवर योर आइडेंटिटी, एक जंग है डेली। अच्छा, अभी आप ही की बात थी तो उसमें बड़ी मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि क्लेम है कि हम अपनी औरतों को सबसे अच्छा रखते हैं। उसको कभी हम रिलीजन की चादर में छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी कल्चर की चादर में, कि भाई देखें हमने अपना बेस्ट दिया हुआ है, हमने राइट्स भी दिए। हम वेस्ट से तो बहुत पहले जो थे वो बाशऊर हो गए थे, हमारे पास सारी चीज़ें, सारे कवानीन बहुत पहले मौजूद थे। कुछ लोगों का ये कल्चरली आर्ग्यूमेंट है कि हमारी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिविलाइजेशन है उसमें महारानियाँ भी थीं और वॉरियर्स भी थीं, तो हमने तो बहुत अच्छे अपनी वुमेन को रखा हुआ था, और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी है। आप कह रही हैं कि ये एक क्लेम है, बट रियलिटी है कि हमारी सोसाइटी एक औरत दुश्मन सोसाइटी है। अब ये तो मैं कहूँगा कि गैप भी नहीं है, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स हैं कि एक शख्स असल में विमेन का दुश्मन है, लेकिन उसको लगता ही है कि वही सबसे बड़ा उसका जो है वो प्रोटेक्टर है और मुहाफिज है। ये कैसे, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कैसे आएगा? आई थिंक ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, जो पेट्रियार्क्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए, वाकई ऐसा, और ये सच्चाई है एक्चुअली। आई थिंक इसके लिए हमें सबसे जो एक बेसिक डिस्कशन हम कर लेते हैं, अगर इसका हमने कोई एग्जांपल लेना है जो इस चीज़ को पूरी तरह वाजे कर देगा, दैट इज़ द फैमिली सिस्टम। जिस तरह से ये कॉन्ट्रडिक्शंस फैमिली सिस्टम के अंदर वाजे हैं, उस तरह से मेरे ख़्याल में कहीं और नहीं है। हम ये कहते हैं कि फैमिली सिस्टम हमारी सकाफ़त के सर का ताज है, और बहुत चीज़ों में है भी। दिस डजंट मीन कि हमें प्यार नहीं है, उन रिश्तों से हमें बहुत मोहब्बत है। आई बिलीव कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन कल्चर्स को, ईस्टर्न कल्चर्स को, सब साउथ एशियन कल्चर्स को खूबसूरत बनाती हैं।
बट एट द सेम टाइम वही मुहाफ़िज़, वही प्रोटेक्टर्स, वही लोग जिनसे हम शदीद मोहब्बत करते हैं, हमें तहकीक ये बताती है, हमें रियल लाइफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी उनकी मुहाफ़िज़ की है और दूसरी आइडेंटिटी उनकी ऑप्रेसर की है। यानी अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में the number one cause of violence towards women is from partners and family. ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बहुत गौर करना चाहिए। औरत के साथ जो पहले नंबर का तशद्दुद है वो घर पे है, घर पे कि किसी ना किसी फॉर्म में, यानी कि वो शौहर, भाई, बाप, कोई और रिलेटिव, दोस्त, इस तरह के जो लोग जो आपके इंटीमेट सर्कल के अंदर जो है, सबसे ज़्यादा आपको ख़तरा उन्हीं से है। अब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, जैसा आप भी कह रहे थे कि कोई शख्स अपने आप को एट द सेम टाइम किसी का मुहाफ़िज़ समझता है और उसी से उस इंसान को ख़तरा है। हमें इसके अंदर, हमें इसको डीपर समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ ये है कि वो जो मुहाफ़िज़ है उसके अंदर एक शदीद इंटाइटलमेंट है। उसके लिए जो ये दो आइडेंटिटीज़ हैं ऑफ प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टेड, वो इतनी ब्लैक एंड वाइट है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तब तक मुहाफ़िज़ है जब तक जिसकी वो हिफाजत कर रहा है वो इधर से उधर ना हो। वो उसके मुताबिक चले तो वो उसका मुहाफ़िज़ है, लेकिन अगर वो उसके मुताबिक ना चले तो तब वो उसके लिए ख़तरा भी बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी डीप कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमें समझने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में या कई हमारे जिनको हम कहेंगे ज़्यादा पेट्रियार्कल या कंजर्वेटिव जो माशरे हैं, उनके अंदर ये चीज़ हमें शायद थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नज़र आती है। इसीलिए आज तक इस माशरे में ऑनर किलिंग्स जो है वो अभी तक से, ऑनर किलिंग जो है अगेन वो आई थिंक ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप जब ये समझते हैं कि किसी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई शनाख्त ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, आपने उसके इर्द गिर्द एक यूँ दायरा बना दिया और आपने ये कहा कि अगर तुम इसके अंदर एग्जिस्ट करोगी तो तुम्हें हम और विच बाय द वे इज़ नॉट ट्रू, उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाली भी जो ख़वातीन हैं उनके साथ भी ये सब कुछ होता है। लेकिन बाहर जाने पर तो एकदम से वो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम प्रोटेक्टर टू ऑप्रेसर, एकदम से। तो ये मैं समझती हूँ कि जो मुहाफ़िज़ हैं अनफॉर्चुनेटली वो जिसकी हिफाजत कर रहे हैं उसको पूरी तरह इंसान ही नहीं समझते। आप जब किसी को पूरी तरह इंसान समझ के उसके मुहाफ़िज़ बनते हैं तो फिर आप उसको गैप देते हैं गलतियाँ करने का, एक्सपीरियंसेस करने का, अपनी ख्वाहिशात रखने का, अपने ख्वाब देखने का। लेकिन जब आप इंटाइटल्ड मुहाफ़िज़ हैं कि आप समझते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी से जिए, मेरी मर्ज़ी से आए जाए, मेरी मर्ज़ी से जो करना है वो करे, तब तक ये अच्छी औरत है, लेकिन उसके बाद जो है ये हमारी सकाफ़त के लिए, हमारे घर की इज़्ज़त के लिए एक ख़तरा है जिसको एलिमिनेट करना है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन और ये हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर हमें हर जगह नज़र आता है। अगेन लाइक आई सेड, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उन रिश्तों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि ये रिलेशनशिप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सी ख़वातीन के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनको छोड़ना, क्योंकि इनमें मोहब्बत है, इनमें इमोशंस हैं और इनमें इज़्ज़त है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसीलिए शायद ये कहना भी कि ये रिश्ते हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं या ख़तरनाक भी हो सकते हैं, ये हमारे लिए कहना भी मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट। अच्छा, फैमिली सिस्टम है तो ये बिल्कुल एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे एक बड़ा एतराज़ होता है कि 90% ऑफ द ड्रामाज जो हैं वो सास बहू के झगड़े पे हैं। अच्छा, वो सास बहू के झगड़े पे बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं पे स्पेस का इशू होगा, कहीं पे प्राइवेसी का इशू होगा, कहीं पे ज़बरदस्ती की शादी का इशू होगा, कहीं पे और इशू होगा, और वो समहाउ एक फैमिली उसमें के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कहानी होगी।
आपकी आवाम उसको देखती है, आपकी आवाम उसे रिलेट करती है। और अगर हम इन ड्रामास को हटा भी दें और वैसे ही देखें तो हमारी फैमिली सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, किचन अलग हो जाते हैं, फिर घर अलग हो जाते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। तो आइडियल कैसे है फैमिली सिस्टम? मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हम अपने फैमिली सिस्टम को रिप्लेस कर दें और हमारा जो भी ये स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो हमने हज़ारों साल से डेवलप किया है, वो बिल्कुल नकारा है, लेकिन वो इतना आइडियल तो नहीं है जितना हम उसको बचाने के लिए जोर लगाते रहते हैं। एब्सोल्युटली नहीं है। आई थिंक उसको बचाने के लिए वही लोग जोर लगाते हैं जो जिनको उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, जो बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स। जो हर चीज़ के, हर सिस्टम के अंदर, जैसा मैंने कहा, हर स्टेटस को के अंदर एक बेनिफिशियरी है और एक वो है जिसका नुकसान हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं, और ये अदल बदल भी चलती रहती है। बिकॉज एट द सेम टाइम आपकी कोई एक शनाख्त ऐसी है जिसमें आप उसके बेनिफिशियरी हैं, और कोई एक शनाख्त ऐसी है जिसके अंदर आपको उससे ख़तरा है। सो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं हम सबकी। हम इसको बचाना क्यों चाहते हैं? आई थिंक बिकॉज लाइक आई सेड, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेंज है क्योंकि इसके अंदर मोहब्बत है, इसीलिए। और हम ये चाहते हैं कि हमें इसी का कोई, हम थोड़ा सा इसको चेंज अराउंड करके कुछ ऐसा कर दिया जाए, और मेरे ख्याल में मुमकिन है, ऑफ कोर्स। ये आई डोंट थिंक कोई भी कहता है कि कम्प्लीटली अबॉलिश कर दे, बिकॉज हमें नहीं पता कि इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं। ये तो एक नेचुरल एवोल्यूशन है। जैसे कुछ ममालिक के अंदर चेंजेस आ गए, न्यूक्लियर फैमिली से भी आगे लोग जा चुके हैं, इनफॉर्मल पार्टनरशिप्स पे जा चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम, आई थिंक हमारे लिए ये रियलिटी तस्लीम ही करना कि ऐसी चीज़ जिसको हम इतना वैल्यू करते हैं, एट द कोर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअली एक मसला है जो माशरे की इनइक्वालिटीज़ को रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस चीज़ को तस्लीम करना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं ऑब्वियसली। एंड देन लाइक आई सेड, हमें उससे प्यार भी है, हम उससे अटैच्ड भी हैं, हमारे लिए मुश्किल भी है उसको छोड़ना। तो कई दफ़ा ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आजकल एक दो इस तरह के ड्रामास भी चल रहे हैं कि सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन करना किसी बड़े से, वालिदैन से, कि हमें स्पेस चाहिए या हमें अलहदा होना है, ये बड़ी मुश्किल कॉन्वर्सेशंस होती है। वो औरत एकदम से वो वाली जो बहू है ना, जो ये आगे कहती है कि मेरे लिए स्पेस कम है, हम अलग शिफ्ट हो जाते हैं, हम अलग अपनी जिंदगी जीते हैं, हाँ, वो मेन एंटागनिस्ट है कहानी। एब्सोल्युटली, वो विलन है, वो चुड़ैल है, और वो जाहिर है ख़ानदान को तोड़ना चाहती है, वो उसको, उसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है। बट अगेन, नॉट ऑल वैल्यूज़ आर गुड। ये एक चीज़ है जो हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दुनिया हमेशा से एवोल्यूशन, हम कहते हैं ना, एक चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। यानी कि जो चीज़ आज थी वो 100 साल बाद नहीं होगी, जो आज है वो 100 साल पहले नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इस वक्त जिस तरह से हम रह रहे हैं, हमारे लिए ये जो फैमिली सिस्टम है, ये, इसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। लाइक आई सेड, बुराई ये है कि बहुत से, और इसके अंदर ख़वातीन जो हैं वो सबसे बड़ी विक्टिम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पेट्रियार्कल सिस्टम्स हैं वो यहीं से रिप्रोड्यूस होते हैं। मैं तो कहूँगी और भी तरह की इनइक्वालिटीज़ रिप्रोड्यूस होती हैं इधर, इसके अंदर डिपेंडेंसीज़ हैं, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंस, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस होती हैं। लेकिन हमारा जो ये एक मसला हो चुका है कि हम किसी भी तरह के चेंज को इतने शक की नज़र से देखते हैं, जैसा आपने पहला सवाल किया कि हम क्यों समझते हैं कि वेस्टर्न एजेंडा है। ये हमारा मसला है एज ए सोसाइटी। हम कंस्पिरेसी थेरिस्ट हैं बेसिकली। तो हमारे पास जब भी कोई आकर चेंज की बात करता है, अगेन आई गो बैक टू, क्योंकि एक हमने हमारे माशरे में एक इंफॉर्मेशन की कमी रही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, तो हम अपने आप से ही चीज़ें कई दफ़ा बनाते रहते हैं। सो आई थिंक हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जो हमें बहुत प्यारी हैं, और उनके अंदर एक दूसरी, एक मनफी पहलू भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने कंस्पिरेसी की बात की ना, तो मैं भी इसी ज़ाहिर मुल्क में रहता हूँ, तो एक कंस्पिरेसी है जिस पे खुद थोड़ा सा मुझे भी होता है। ठीक है, आप भी कंस्पिरेसी थेरिस्ट है?
नहीं मैं हाँ मतलब किसी हद नहीं मुझे मतलब जब मैंने पढ़ी और उसके मुतालिक मैंने कुछ एक चीज़ें पढ़ी तो मैं उसको कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकता, बट आई एम नॉट वन के जो उसको इंडोर्स करे। वो थ्योरी ये थी कि वेस्ट में जब विमेन राइट्स की जो डिबेट शुरू हुई थी तो उसको उन्होंने किसी तरीके से जेंडर डिबेट बनाया और क्लास डिबेट से हटाया। और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि बेसिकली जेंडर हेट ज़्यादा सामने प्रोमिनेंट नज़र आता है, क्लास के ऊपर बात नहीं होती। एब्सोल्युटली दिस अगेन ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये काफ़ी ऑब्वियस है, इसके पीछे कैपिटलिज्म है बेसिकली। सो आई थिंक कि इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सेगमेंट आउट करना चाहते हैं, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो फोरफ्रंट पे आ जाती है, जिसके अंदर जो एक लिबरल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा मेल फीमेल रिलीजन रेस इस तरह की जो हमारी मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं, और जो एक मेहनत कशों की जो एक जंग रही है, जो एक क्लास वॉरफेयर रहा है, वो बैक सीट ले लेता है। आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये कंस्पिरेसी नहीं है, ये आई थिंक मूवमेंट्स को भी रेट्रोस्पेक्टिवली अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसी तहरीक चल रही है, हम सब लोग जो हैं किसी ना किसी तहरीक का हिस्सा रहे हैं या किसी तहरीक को आइडियलाइज करते रहे हैं, उसके अंदर अगेन कुछ खामियां हो सकती हैं। मगरबी ममालिक में आई बिलीव कि ये हुआ है कि कुछ जो शुरू के वेव्स थे फेमिनिज़म के, वो मेहनत कश ख़वातीन की भी बात करते थे, उनको इंक्लूड करते थे, लेकिन जैसे जैसे नियो लिबरल सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता गया, ख़ास तौर पे पोस्ट 80s, ये जो लिबरल आइडेंटिटीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्लास वॉरफेयर को दबा दिया गया, क्लास वॉरफेयर पे बात करना, आप किसी बड़े से बड़े, हम कहते हैं वहाँ इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बड़े से बड़े टीवी शो को, मूवी को उठा के देख लें, वहाँ पर भी क्लास वॉरफेयर उस तरह से मीडिया के अंदर भी रिप्रेजेंटेड नहीं है जिस हद तक होना चाहिए, जो हालात है एक्चुअली। सो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी। आई थिंक जिस डायरेक्शन में वुमेन्स मूवमेंट इवॉल्व हुई, और अगेन एक नहीं है, कई सी है, उसके कई फैक्शंस हैं, कुछ ऐसी हैं जो समझती हैं कि क्लास का जो क्वेश्चन है वो जेंडर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो समझती हैं कि नहीं, जेंडर इन इट्स सेल्फ एक अलग जंग है जो हम अलहदा भी लड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगेन यस, ये कई फेमिनिस्ट, आप किसी से भी बात करेंगे, बहुत हमारी सीनियर फेमिनिस्ट भी हैं, तो वो ये बात तस्लीम करेंगी कि कहीं ना कहीं ये एक कमी हम में रह गई कि शायद हम कभी मेहनत कश ख़वातीन को कुछ उस मूवमेंट्स के कुछ हिस्सों में उस तरह फोरफ्रंट पे नहीं ला सके जिस तरह से लाना चाहिए। और हमने बैठकर इस पे बड़ा गौर किया और ये सोचा कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और लेकिन अब मसला ये है कि वो तनकीद कर कौन रहा है। अगर वो तनकीद उन लोगों की तरफ से आ रही है जो हमेशा से इस चीज़ से नफ़रत करते हैं, जो इसको वेस्टर्न कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, जो इसको मोमबत्ती माफिया या कुछ एलीट आंटियों की साजिश कहते हैं, देन दैट मीन्स नथिंग। क्योंकि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ख़वातीन को भी सामने ले आए, आप ये बताने की कोशिश करें कि ये मसला सिर्फ़ एक्चुअली चंद ख़वातीन तक महदूद नहीं है, ये इंटर क्लास प्रॉब्लम है जो पेट्रियार्की। सो आई थिंक द कंक्लूजन इज़ कि मूवमेंट्स के जो एलाइज हैं और इन मूवमेंट्स के जो लीडर्स, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है, और हम जितना ज़्यादा, हम मेरे ख़्याल में तो जितना ज़्यादा हम क्लास की जो वॉरफेयर है, क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जितना ज़्यादा इस ओवरऑल जंग से जुड़े रखें तो ये तहरीक के लिए अच्छा है। लेकिन ये अगर क्रिटिसिज्म उन लोगों से आ रहा है जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो आप जो मर्ज़ी कर लें, जिन लोगों के लिए अपना खाना खुद गर्म करो ट्रिगरिंग है, तो
उनसे बात करने का क्या पॉइंट है? हम यही कर सकते हैं ना कि अपनी तरफ से अपनी तहरीक को, अपने फेमिनिज्म को जितना बेहतर, जितना ज़्यादा इंक्लूसिव कर सकें, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन एट सम पॉइंट कुछ ऐसे लोग हैं जो इररिलेवेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये अभी आपने कहा ना कि लोग तो इस बात पे ट्रिगर हो जाते हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो। औरत मार्च एक तो वैसी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है पाकिस्तान में इतने मार्चेस होते हैं हर साल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी। तो उन मार्चेस से आमतौर पे इस तरीके के सवालात नहीं होते कि आपका एजेंडा क्या है या आप इवन बाहर भी क्यों आ रहे हैं, लेकिन औरतों से होता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्कुलेट करती है वो प्ले कार्ड्स होते हैं और उस पर लिखे हुए नारे होते हैं और उन नारों को एडिट भी किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है कि ये एक फ्लॉड मूवमेंट है और सिर्फ एक प्रिविलेज क्लास की मूवमेंट है। जहां तक मुझे इल्म है, पहले औरत मार्च के बाद से नारों और प्ले कार्ड्स में थोड़ी सी एहतियात की गई है। मुझे लगता है ये एक बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। मुझे ऐसे फील होता है कि अगर मेरा कोई मसला है और मैं उसके बारे में राय देना चाहता हूं, तो मेरी जो मर्जी है मैं वो नारा लगाऊं ना। मतलब अगर आप नारा मुझे डिक्टेट कर रहे हो तो मेरी मूवमेंट तो वहीं पे डिक्टेशन का शिकार हो गई। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ है? आपको इसलिए लगता ना क्योंकि आप मर्द हैं तो आप ऐसे सोच सकते हैं, बट यस, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ा ये इतना अजीबो-गरीब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ग्रुप अपने मसाइल की लिए अवेयरनेस रेज कर रहे हैं या उसका कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, या जस्ट एक ऐसा दिन है जब आप वेंट करना चाहते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आपका हक है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर इतनी पुलिसिंग क्यों है? ये कॉन्सेप्ट ही इतना इलॉजिकल है। कुछ लोग ये कहते हैं, हाँ मुझे औरत मार्च से मसला नहीं है, मुझे ख़वातीन के हकूक़ मांगने से मसला नहीं है, लेकिन मुझे उनका ये हक मांगने के तरीके से मसला है। भाई आप कैसे किसी को डिक्टेट कर सकते हैं? देखें, डिक्टेशन सिर्फ ये हो सकती है कि जो भी आपका मार्च है या तहरीक है या कुछ भी है, वो आइन और कानून के दायरे में रह के होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। उसके अंदर हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मुख्तलिफ जो कुछ कानूनी इस तरह के जो दायरे हैं उनके अंदर आपको रहना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन से। उससे आगे कोई शख्स अपने मसले को किस तरह एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या कोई अपना गुस्सा निकालना चाहता है, क्या कोई अपना किसी भी तरह का इमोशन, आई थिंक लोग ये नहीं समझते कि एक प्लैकार्ड सिर्फ एक प्लैकार्ड नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसके पीछे एक इमोशन है। अभी इतनी छोटी सी बात है, अपना खाना खुद गर्म करो या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दीज आर सच सिंपल लाइंस, लेकिन कैसे हमारा पूरा माशरा इस चीज़ पे ट्रिगर हो गया। इसका ये मतलब है कि इन 4 अल्फाज या 2 लाइनों के पीछे एक पूरा समंदर है इमोशंस का, कॉन्ट्रडिक्शंस का, लड़ाइयों का, एक जंग का। ऐसी एक चीज़ है जिसने इन 2 लाइंस ने उसको समेट लिया। अगर ऐसा ना होता तो इतना बड़ा रिएक्शन कभी भी ना आता। ये उन लोगों को भी पता है जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो ट्रिगर हो रहे हैं, कि इसके अंदर कुछ है, कोई ऐसा हक, ऐसी एंटाइटलमेंट है जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, वरना इतना रिएक्शन कभी भी ना आता। सो एब्सोल्युटली आई थिंक ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। अगेन हम बार बार उसी चीज़ पर आते हैं, एक इंटाइटल्ड पेट्रियार्कल माशरा है, डेफिनेटली औरत दुश्मन माशरा है, क्योंकि बिल्कुल जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई तहरीक चल रही होती है, कोई ना कोई रैली निकल रही होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड, आई मीन इन मोस्ट केसेस अच्छी बात है। जमहूरी माशरे के अंदर किसी ना किसी तरह का इस तरह से रिलीज ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होते रहना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स होता है, उससे बेहतर होता है।
ऐसी क्या ख़ास बात है 8 मार्च के बारे में और उन प्लैकार्ड्स के बारे में कि पिछले 5 साल से हम बार बार उन्हीं प्लैकार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं नारों के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो लोग एंटाइटल्ड हैं वो उनको नफ़रत होती है, वो ट्रिगर होते हैं इन चीज़ों को देख। उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो 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 हमारा इस निज़ाम को, जो कि हमारे लिए अच्छा चल रहा है, बेनिफिशियल चल रहा है, उसको उलट पुलट कर देगी। एंड इट्स कम्प्लीटली अनबिलीवेबल कि बहुत सारे मर्द हजरात ये बैठ के हमें कहते हैं कि वो हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं आपकी, बस ये ना बोले। तो फिर आप कौन सी सपोर्ट करते हैं? अगर हमने हक भी आपकी मर्जी से मांगने हैं, यानी वो लोग जो इन जनरल जिसको समझा जाता है जो अप्रेसर क्लास है, अगर वो ये डिक्टेट करेगी कि हक कैसे मांगे जाएं, क्या अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए, टोन क्या होनी चाहिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और यही लेवल्स ऑफ एंटाइटलमेंट है। और वो बात अनफॉर्चुनेट है, एक रियलिटी के ऐसा हुआ, लोगों ने सेल्फ सेंसरशिप एक्सरसाइज की, ये हुआ। उसके अंदर जाहिरी सी बात है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इट्स नॉट अ फेयर फाइट। जाहिर है जब एक तरफ आपकी सेफ्टी है, एक तरफ आपकी सेफ्टी, आपकी रेपुटेशन, मतलब जिस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, लोगों के घरों के एड्रेस लीक हो चुके हैं, लोगों की फेक फ़ोटोज़ लीक हो चुकी हैं, डॉक्सिंग हो चुकी है, बुलिंग हो चुकी है, गालियाँ, ऑल ऑफ दैट, तो फिर जाहिर सी बात है सेल्फ सेंसरशिप होती है, बिकॉज दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ फेयर फाइट। लेकिन फिर भी द फैक्ट कि इस तरह की तहरीक चल रही है और इसके ऊपर हर साल 8 मार्च से पहले और बाद जो है वो प्राइम टाइम टेलीविज़न के ऊपर, जो कि पूरा साल ये मेरा एक शिकवा भी है कि प्राइम टाइम टेलीविज़न ख़ास तौर पे न्यूज़ चैनल्स पे कभी सोशल इश्यूज़ पे बात नहीं होती। एकदम से 8 मार्च से एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद प्राइम टाइम पे सिर्फ यही बात होती है। अच्छा, ये आपने 2 नारे बताए ना कि अपना खाना गर्म करो और एक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, वो सिर्फ औरत तक तो लिमिटेड नहीं है ना। मतलब मर्द भी ये क्लेम तो कर सकता है। जैसे अगर मुझे लंबे बाल रखने का शौक़ है लेकिन मेरी फैमिली मुझे नहीं रखने देती, मेरा स्कूल नहीं रखने देता, तो मेरी भी तो बॉडी चॉइस चैलेंज होती है। लेकिन पता नहीं हमें ऐसे क्यों लगता है, मुझे नहीं समझ आता मर्दों को ऐसे क्यों लगता है कि वो तो बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल फ्री मिला हुआ, सब कुछ शायद मिला हुआ है, और जो विमेन डिमांड कर रही है वो गलत कर रही है। ये चीज़ कैसे होगी कि जो बेसिकली जो विमेन अपने लिए मांग रही है, मुझे ऐसे फील होता है कि वो मर्द को भी मांगना चाहिए ना, उसको भी क्लेम करना चाहिए। ये जो आपने कहा, दिस इज़ ये जो एक बहुत फेमस नारा है, विमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बेसिकली। आई थिंक होता ये है कि जब भी ये आप इसे जो भी कह लें, जेंडर वॉरफेयर कह लें, जो मर्जी कह लें, उसमें अगर आप ये ना चाहते हुए भी एक अस एंड देम मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है ना। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, हम एक्चुअली बहुत सारी जो विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये मर्द हजरात को भी बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा भी है। बहुत ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है इंटाइटलमेंट्स हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो राइट्स हैं ऑफ ऑल जेंडर्स, वो तो हम चाहते हैं कि इन्फोर्स हो। और उसके अंदर बहुत सारे आपके ऐसे राइट्स हैं जो पेट्रियार्की आपसे छीन रही है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस दिखाने का जो एक राइट है, आई थिंक इस पे बहुत बात होती है आजकल पूरी दुनिया के अंदर। बहुत सारे मर्द जो हैं वो इस पे पॉडकास्ट पे भी बात कर रहे हैं। इसकी रिफ्लेक्शन हमें नए मीडिया के अंदर भी आ रही है कि पेट्रियार्की का एक कैजुअलिटी जो है वो मर्द भी है इन सम केसेस। यानी अगर कोई मर्द है जो अफेमिनेट है, या वो मैस्कुलिनिटी के उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा, या कोई ऐसा मर्द है जो उस तरह से कमा नहीं पा रहा, या कोई ऐसा मर्द एनीथिंग फिजिकली इमोशनली एक उस तरह का उसके अंदर वो माचीज़मो नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जाता है। वो एक इंसान है जो कभी टूट भी सकता है, जैसे कभी इमोशंस भी हो सकते हैं। तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हम एक हारमोनियस यूनिट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, जिसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करें।
अनफॉर्चुनेटली मसला यही होता है कि ये बहुत सारे मर्द ये देख नहीं पाते, क्योंकि जब भी वो इस तरह के कुछ अल्फाज सुनते हैं जिनसे ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे फेमिनिज़म, औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह के मुख्तलिफ जो अल्फाज जो ट्रिगर करते हैं उनको, जो कि क्लेम करते हैं कि वो इतने इमोशनल नहीं है लेकिन बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, तो वो रैशनैलिटी, वो एक जो खुद का फ़ायदा भी वो नहीं देख पाते। दिस इज़ अ ट्रेजिडी कि अगर आप रैशनली सोचें और आप ये इन मूवमेंट्स से जो आपको नफ़रत है, नफ़रत आई बिलीव वैसे भी नफ़रत एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को काफ़ी अंधा कर देता है, जो कि फिर आपको किसी भी चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स सही तरह असेस ही नहीं करने देता। आई थिंक यही चीज़ होती है बहुत सारे मर्द हज़रात और कई ख़वातीन भी जिनको इस चीज़ से नफ़रत है कि ये कौन फेमिनिस्ट है, ये कौन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, एनजीओ आंटीज़ व्हाटएवर, वो ना अपना फ़ायदा देख पाते हैं, नफ़रत उनको कम्प्लीटली अंधा कर देती है और मर्द हज़रात को ये समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे मसले जिनसे वो गुजर रहे हैं उनका हल भी बराबरी में है। उनको सिर्फ ये लगता है कि ये दुश्मनी है और ये जंग है और हमने जीतना है इसके अंदर, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशन हो सकती है, दोनों की इसके अंदर जीत हो सकती है। आप बराबरी के कॉन्सेप्ट को बेसिकली वो समझते ही नहीं। अच्छा, एक दफ़ा औरत मार्च की एक वीडियो को एडिट किया गया और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि इसमें ब्लास्फेमियस बातें हुई हैं, और वो बड़ी, आपको पता है ऐसी चीज़ तो जंगल में आग की तरह फैलती है, तो वो बड़ी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद फिर उसकी तस्दीक भी आना शुरू हो गई कि अच्छा भाई ये एक एडिटेड वीडियो है और इसमें डब किए गए हैं नारे। असल में ओरिया पे बात हो रही थी, मुल्ला पे बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल ही किसी और कॉन्टेक्स्ट में बना दिया। मेन स्ट्रीम के कई बड़े जर्नलिस्ट ने उस फेक वीडियो को जवाब बना के उस पर प्रोग्राम्स किए, उस पर बातें की और फिर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। मतलब मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई थी कि एटलीस्ट अगर ये बात गलत साबित हो गई है तो इतनी तो कर्टेसी शो करें ना कि आप बाहर आए और माने कि हाँ मैं ठीक है विमेन राइट्स के अगेंस्ट हूँ, फेमिनिज्म के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये एक फेक वीडियो थी जो मैंने एंडोर्स कर दी थी। वो इतनी जहमत भी नहीं करते। एक ग्रुप वो है जो आपके खिलाफ थ्रू आउट प्रोपेगेंडा करता है और वो करता रहेगा, वो इसी पे पल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि हमारी बहुत सी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो ख़वातीन हैं, उनको ये एतराज़ रहता है कि वो कुछ भी कर लें, उनकी तस्वीरों के नीचे बेहुदा कमेंट्स आते हैं और वो अगर सबा कमर सिगरेट पी रही है तो वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक पूरी कलेक्टिव सोसाइटी की आइडेंटिटी का मसला है। या मायरा अगर रणबीर के साथ दिख गई है और उसका कुछ शोल्डर दिख गया तो वो भी एक पूरे पाकिस्तान का मसला है। अब यही सेलिब्रिटीज जिनको ये शिकायत है, जिनके ये इश्यूज हैं, वो कंटेंट चूज करते हुए डिसीजन क्यों नहीं लेती? मैं कह रहा हूं आप इन दो तबकों को, एक वो जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और एक वो जो एक्चुअल इंडस्ट्री में रह के इश्यूज फेस कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। वो ड्रामा करते हुए, फिल्म करते हुए, वीडियोस बनाते हुए गानों की, वो तब ये डिमांड क्यों नहीं करते कि ये चीज़ सेक्सिस्ट है या ये चीज़ वुमेन के अगेंस्ट है और मैं ये काम नहीं करूंगी? थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए, अगर आप बेनिफिशियरी रहना चाहते हैं, अपनी जगह से हिलने भी नहीं चाहते, किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि सोसाइटी चेंज हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। सो आई थिंक इसके अंदर हम 2-3 सेगमेंट्स बना सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला तो जो वो सेगमेंट है जिसकी रोजी रोटी है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, आई मीन इससे ज़्यादा उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी से आप नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं, नफ़रत की इंतहा का अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग थे जो दे वर ओके कि उनकी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी की जान चली जाए, किसी को किसी तरह का भी मतलब नुकसान पहुँचे, तो वो तो फिर नफ़रत ऐसी हुई ना कि वो अगेन जैसा मैंने कहा कि वो रैशनैलिटी से आगे इरैशनैलिटी के एक ऐसे लेवल पे चली गई है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आई रिमेंबर दिस बिकॉज हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये हुआ था और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से थ्रेट्स आए थे। इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम और बहुत अजीब सी बात है जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कोई
रिग्रेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगेन एंटाइटलमेंट है ये कि सो व्हाट, ये तो है ही बुरी, ठीक है ना। तो ये वाली बात अगर नहीं भी की इन्होंने तो कोई और इस तरह की फजूल बात की होगी, इसलिए मुझे क्या ज़रूरत है ये लगाने की, अपॉलॉजी करने की। सो वो तो एक अलग चीज़ है। अगेन उसके पीछे इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, क्लिक्स एंड लाइक्स इज़ पीपल्स लाइवलीहुड, आई अंडरस्टैंड। तो उसके लिए कई दफ़ा वो कंटेंट को डॉक्टर भी करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, और ये सब कुछ इंटेंशनली किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये तो जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आगे एक सवालिया निशान है कि वो यूज़र्स की प्रोटेक्शन के लिए, ख़ास तौर पे जिन्हें हम प्रोटेक्टेड ग्रुप्स कहते हैं, वुमेन, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा, उनके ख़िलाफ़ ये जो इस तरह का मवाद है, जो हेट स्पीच है, ख़तरनाक मवाद है, उसके फैलाव को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये तो एक सेपरेट बिल्कुल एक चीज़। अब जहाँ तक उन ख़वातीन का सवाल है जो ख़ुद को प्रोग्रेसिव भी कहती हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं, वो क्यों ऐसा नहीं करती? अगेन आई कांट स्पीक ऑन एनीवन्स बिहाफ, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है। इट डिपेंड्स ऑन, बिकॉज जेंडर या कोई भी ऐसी चीज़, इट्स ऑल अबाउट पावर। आपके पास कितना पावर है, कितनी इन्फ्लुएंस है, यही एक चीज़ है जो जब हम कहते हैं वायलेंस जो है वो इसलिए होता है, इट्स अबाउट कि किसका ताकत की सारा खेल है। उसके अंदर हमें ये असेस करने की ज़रूरत है कि वो आर्टिस्ट, क्या कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इतने ताकतवर हैं, जिनके पास इतना पावर है कि वो ख़ुद से ये असर्ट कर सकें कि वो ऐसा ही कंटेंट करना चाहते हैं और उनकी खातिर ऐसा कंटेंट बनाया जाना चाहिए। सो अगेन जो न्यू कमर्स हैं, जो इंडस्ट्री में इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं, उनको ज़ाहिर है मैं उस लेवल पे उनके ऊपर ये बर्डन नहीं डालूंगी, बिकॉज एक लार्जर स्ट्रक्चर में हम सब एग्जिस्ट करते हैं, और कई दफ़ा हम उन बज़ाहिर जो लोग आपको बहुत ताकतवर नज़र आ रहे होते हैं, वो कुछ सिचुएशंस में सिस्टम के आगे पावरलेस ही होते हैं। यस, जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, आपकी ताकत बढ़ती है, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, मैं समझती हूँ कि आपके पास चॉइसेस आती हैं ज़्यादा। People with less power have less choices. People with more power have more choices. तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जितनी ज़्यादा आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, जितनी ज़्यादा ताकत है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर आप ये कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसे शिफ्ट्स आने चाहिए, माशरे के अंदर इन बदलती हुई रियलिटीज़ को, या ये इस तरह के जो एक जंग चल रही है, जो मुख्तलिफ तरह की इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा कंटेंट बनना चाहिए जो इन चीज़ों को हाईलाइट करे। एब्सोल्युटली, इफ़ यू आर अ बेनिफिशरी, अगर आपको फ़ायदा, किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंचा है फेमिनिज़म से या ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो एक लड़ाई है, और आप एक ताकतवर पोजीशन पे हैं, तो आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है। और आखिरी इस पे बात यही होगी कि अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि जो लार्जर सिस्टम है वो अभी भी इतना ज़्यादा टिल्टेड है इन फेवर ऑफ पेट्रियार्की। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा जो कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल कंटेंट है वो बिकता है। तो शायद अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमें, मीडिया तो तभी उस तरफ जाएगा अगर आप उसके लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे। सो पीपल विद पावर एंड इन्फ्लुएंस, जैसे मेरे ख्याल में ग्रीन एंटरटेनमेंट इज डूइंग सम वर्क ओवर देयर। उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है कि सिर्फ वही उसी तरह के सोप ऑपरास चलते हैं। अब डिमांड बढ़ती जा रही है, तो शायद लेजीनेस भी है, फॉर्मूला बेस्ड प्रोडक्शन है, वो भी मसला है। तो इट्स अ होल होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट यस, मैं न्यू कमर्स के ऊपर या उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये बर्डन नहीं डालूंगी, बट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस ऑफ कोर्स उनको आना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे बड़ी तंग करती है, वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो अपेरेंटली अपने आप को जो पढ़ा लिखा और बाशऊर तबका समझता है, और वो अक्सर औकात में कनाडा की सोशल सिक्योरिटी की एग्जांपल दे रहा होता है कि देखिए वहाँ पे हेल्थ है, गल्फ़ में लोगों को कितना स्टेट जो है वो प्रोवाइड करती है, स्कैंडिनेविया की स्टेट्स किस तरीके से फलाही रियासतें बनी नहीं है। मैंने देखा वही सेम लोग ये कह रहे होते हैं कि
ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये लोगों को भिखारी बना रहा है, और आप औरतों को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये बांट रहे हो और उनको कोई काम नहीं दे रहे। अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का काम है पीस एंड स्टेबिलिटी लाना, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का ये काम है। आई हैव सीन पीपल, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऐसे लोगों को जिनको एटीएम भी यूज नहीं करना आता, कि मैं एटीएम कार्ड में गया हूँ और वहाँ एक बुरा शख्स जो है बलूचिस्तान में, वो मुझे कह रहा है कि ये मेरे पैसे निकाल दो कि मेरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आए। वो पता नहीं कहाँ गांव से लोग ये बताते हैं हमें वहाँ के कि भाई मीलों का सफर करके वो 4-4 5-5 हज़ार रुपया लेने के लिए आते हैं। वो सबको चुभता है। हम हर साल जजेस को पेट्रोल की मद में, घर के किराए की मद में, गाड़ियों की मद में कितना खर्च कर रहे हैं, एफबीआर को कितना पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के बुजुर्ग कितना अपने ऊपर खर्च करें, वो किसी को नहीं चुभता। उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी के पैसे के ऊपर बात नहीं होती। लेकिन वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीब को 2,000 मिल रहे हैं, वहां एकदम से डिबेट की आ जाती है कि नहीं रोजगार के मौके होने चाहिए। ये इतना इन्फ्यूरिएटिंग और ट्रिगरिंग ये सवाल भी है, और ये क्योंकि मुझे हर रोज़ ये फेस करना पड़ता है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये इतना अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वही तबका जो बात करता है इनकलाब की, चेंज की, एक अर्बन जो हमारा एक तबका है जो हर वक्त कहता है, वो बुनियादी तौर पर लोगों की इतनी एंटी पुअर सोच है। उनको ये लगता है कि अगर किसी गरीब इंसान, ये वही वाली बात है जो वो नहीं कहते कि भिखारी को अगर आप पैसे दोगे तो वो असल में सारे जो हैं वो बिलियनर्स हैं, हाँ। और ये उनकी डे जॉब्स हैं। अगेन कमिंग बैक टू द कंस्पिरेसी थ्योरीज, इट इज़ अनबिलीवेबल। मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट ये देना चाहती हूँ कि ये इतनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। पहली बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, जैसा आपने खुद ही पॉइंट आउट किया, सिर्फ फलाई रियासत के अंदर नहीं, अक्सर दुनिया के अंदर भी रियासत के कुछ मकासद होते हैं ना। रियासत इज़ नॉट जस्ट देयर टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। रियासत इसलिए भी मौजूद है कि जो गरीब तबका है उसको किसी ना किसी तरह की सपोर्ट भी दे। बिल्कुल। आप पहली तो ये मिथ है कि जी ये कहाँ होता है, ये हर जगह होता है। फूड स्टैम्प्स, राशनिंग, किसी भी तरह की जो सपोर्ट सेविंग की फॉर्म में, इनकम सपोर्ट की फॉर्म में, किसी भी तरह की शक्ल में रियासत इस तरह की सपोर्ट गरीब तबके को देती है। एक सर्टन लेवल से जो तबका गरीब है उसको देती है। द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपने कहा भिखारी बनाते, इससे बड़ा मिथ शायद पाकिस्तान में नहीं होगा कि मेहनत कश जो तबका है या मेहनत कश जो इंसान है वो काम नहीं करता या काम नहीं करना चाहता। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ दैट इन्फ्लुएंशियल पीपल, रिच पीपल, अर्बन पीपल लाइक टू टेल देमसेल्व्स कि वो सारा दिन प्रोडक्टिव होते हैं, और गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव और फारिग है। ये इतनी बड़ी मिथ है। ये जो पैसे जिस तबके के पास जा रहे हैं, ऐसी तो बात ही नहीं है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। वहाँ पर मेहनत मजदूरी भी चल रही है। वो ये उन ख़वातीन के पास जा रहे हैं जिनके खावंद, जिनके बेटे साथ मजदूरी भी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो तमाम अफराद जो हैं पाँचों के पाँचों या 10 के 10 घर बैठ के सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों पर गुजारा कर रहे हैं। There is a reason why the program is called income support. It supports you in the income that you, in the household income that you have, यानी total household income जो आ रही है, चाहे वो किसी के मजदूरी करने से आ रही है, किसी के घर में काम करने से आ रही है, किसी फैक्ट्री में काम करने से आ रही है, ये एक सप्लीमेंट्री इनकम है जो कुशन देती है गरीब तबके को कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, अगर कोई किसी को हेल्थ की इमरजेंसी हो गई है, किसी ने सेविंग करनी है, सेविंग फॉर अ रेनी डे, इट इज़ इमरजेंसी फंड बेसिकली। कभी आपकी कोई राशन, ग्रोसरी वगैरह 3 महीनों की आपकी आ जाएगी, एक सपोर्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आने की वजह से वो तमाम लोग जो है काम काज छोड़ के घर में बैठे। ये अमीर लोगों को ही लग सकता है कि बस उनका घर बैठना, उनका लेजर टाइम जो है वो जस्टिफाइड है।
वो लेजर भी डिज़र्व करते हैं, वो अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हैं, वो हर तरह की चीज़ डिज़र्व करते हैं। लेकिन गरीब इंसान के पास अगर लेजिटिमेटली भी कोई चीज़ जा रही है तो वो फजूल है या फारिग। एब्सोल्यूट मिथ। सो नंबर 1, इट इज़ नॉट चैरिटी, इट इज़ सपोर्ट। उस इंसान के लिए जो पहले ही कोई ना कोई काम कर रहा है, जिसके हालात मुश्किल हैं, जिसके घर में प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसाइल की कमी की वजह से वो उस लेवल पर उसकी प्रोडक्टिविटी या तो नहीं जा पा रही है या उसकी इनकम उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है, इनफ नहीं है। वो कुशन, वो सपोर्ट, वो गैप, ये पैसे जो है वो कम करते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके साथ जो लोग कहते हैं जी इनको काम की तरफ लगाएं, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि काम तो करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उससे निकलना एक लंबी जंग है जी। वो अक्सर आपको तहकीक ये बताती है कि सिर्फ एक जनरेशन में भी नहीं, इसमें जनरेशन्स लग जाती हैं, तो ये कोई इतनी शॉर्ट टर्म चीज़ है नहीं। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर जो बाकी कुछ सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स हैं, यानी कि तालीमी वज़ाइफ, वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनको कफ़ालत के पैसे मिल रहे हैं उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल स्टाइपेंड्स भी मिल रहे हैं। तो आप उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, उनके बच्चों को बेनज़ीर नशोनुमा के तहत न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के जो एक बहुत बड़े इश्यूज हैं ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास के अंदर, वो कम हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो नया अब वो है जो कि जो लोग कहते थे कि अब आपने ठीक चीज़ किया ना, जो समझते हैं कि बाकी सब तो अनप्रोडक्टिव था, अब आप हुनर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो चले उनकी ये बात भी मानी गई कि अब जो हुनरमंद वाला है उसके अंदर इट मीन्स कि कोई स्किल ट्रेनिंग करवा के हम उनको मज़ीद प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बट आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस कि गरीब को जब अगर कोई चीज़ रियासत की तरफ से मिल रही है जो कि उसका हक है, रियासत इसीलिए बैठी है, वो उस पोजीशन में ही ना होता अगर इफ द स्टेट हैड नॉट फेल्ड टू डू इट्स जॉब, यू नो। और ये एक लंबा एक साइकिल है, ये उसका हक है, ये चैरिटी नहीं है, ये सपोर्ट है, और वो ये सपोर्ट डिजर्व करते हैं। हाँ, मुझे यही फील होता है कि अगर कोई दूर दराज के इलाकों में बैठा है, या आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ये भी एतराज़ है कि जैसे मेट्रो बसेस चलती हैं तो उसका भी बोझ है। और मुझे ये लगता है कि अगर एक गरीब आदमी एसी वाली बस में जा रहा है, सुकून से अपने ऑफिस पहुंच रहा है, अपने कॉलेज स्कूल जा रहा है, तो अगर एक रियासत थोड़ी सी सब्सिडी दे ही रही है तो ये सबसे बड़ा बोझ है। और वो जो बाकी के इतने एक्सपेंसेस ब्यूरोक्रेसी पे, डिफेंस पे और वो हो रहे हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली। सो एक और चीज़ भी है जो मैं जानना चाहता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान का एक डेटा भी तो दे रहा है जी। उस डेटा की बेस पे क्या हम मेजर्स नहीं ले सकते अगले फ्यूचर के कि भाई अच्छा अभी तो हमारे ठीक है जनरेशन लगेगी, लेकिन हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और हम इसके ऊपर तो 3600 तहकीकें हो सकती हैं कि अगर ये लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो कल को ये एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं किसी भी और तरीके से। सो उस डेटा को हासिल करके अब स्टेट या गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? ये काम ऑलरेडी हो रहा है, जैसा आपने कहा कि ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेसेस है करंटली। इसके अंदर 3 करोड़ लोगों का डेटा, 1 करोड़ ऐसे लोग हैं इस वक्त, 1 करोड़ जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत ये कैश असिस्टेंस मिल रही है। और उसके साथ ही साथ टोटल डेटा तकरीबन 3 करोड़ का है, बिकॉज जब लोग सर्वे कराते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते लेकिन उनका डेटा होता है, प्लस कुछ लोग इसमें से ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। बहुत बड़ी एक डेटा बेस है, इट इज़ वेरी वैल्यूबल। इसीलिए हाल ही में ये बात की गई थी कि फ्लड्स के अंदर भी इस डेटा का इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज इट्स द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे डेटाबेस इसके अंदर है। और इसी के तहत बहुत सारे मज़ीद पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, बहुत इंटरवेंशंस ऑलरेडी हो रही हैं। इसीलिए ये दुनिया के इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट भी है। बहुत सारे इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मुख्तलिफ NGOs भी हैं जो इस डेटा का इस्तेमाल करके
तो मज़ीद स्टडीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मज़ीद और क्या रियासती सपोर्ट हो सकती है। सो एब्सोल्युटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इस डेटा का जो सबसे बड़ा एक जो हमें फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का पिछले 17-18 साल के अंदर, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साइलेंट रेवोल्यूशंस बन जाती हैं। सिंपली खातून को घर का सरबराह बनाने का जो ये कदम था, ये इन इटसेल्फ एक इतना बड़ा इनकलाब है, बिकॉज इससे पहले ख़वातीन शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाती थी, क्योंकि आप डेटा की बात कर रहे हैं और इन चीज़ों की, तो ख़वातीन शनाख्ती और ख़ातून अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाती तो उससे क्या नुकसान होता है? नंबर 1, शी डजंट एग्जिस्ट लीगली, वो इनविजिबल है रियासत की नज़र में, माशरे की नज़र में वो इनविजिबल है। यानी कि जब आपने कभी आपका कोई भी असेसमेंट अगर हो रही है तो वो शादी, ब्याह, तलाक, इनहेरिटेंस, अस्पताल, एनीथिंग, यू आर इनविजिबल। सो ये जो एक चीज़ है जिसके तहत लाखों ख़वातीन एक्चुअली इस डेटाबेस में आ गई हैं, यानी वो लीगली उनके पास शनाख्त आ गई है, और वो गरीब ख़वातीन है, मेहनत कश ख़वातीन है। आप यकीन करें कि अभी भी आज कल के ज़माने में भी बहुत से घरों के अंदर बच्ची का बे फॉर्म बनवाना या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। फिर जब वो 18 साल की होती है तो उसकी CNIC बनवाना एक ऐसी चीज़ है जिस पे लड़ाई होती है घर के अंदर कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। So these are things that are small, they look small, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगेन मैं उन लोगों से कहूँगी, बिकॉज हमारे यहाँ अक्सर वो एक मेंटालिटी है, जैसा आपने कहा कि एक तो ये कि गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं, मेहनत नहीं करता, लेजी नहीं है, और दूसरा ये कि हर चीज़ गरीब के लिए इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं कि उसको तो सब्र शुक्र करके जो मिल रहा है, चाहे बुरी नौकरियां भी हैं, चाहे जिस तरह जिस हाल में भी है, उसको खुश होना चाहिए। ये और ये कि ये तो आप इनको चैरिटी दे रहे हैं, ये डिज़र्व नहीं करते, एब्सोल्युटली नॉट। ना सिर्फ ये कि ये सपोर्ट है, बट इसके साथ जैसा आपने कहा कि जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं कि जो डेटा जनरेट हो रहा है, और ये ख़वातीन को शनाख्त मिलना इन इटसेल्फ आई बिलीव इज़ एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ ताउन और मफाहमत के रास्ते पे चलते हुए इस मुल्क को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा हुआ ये सैलाब के इशू पे दोनों तरफ से क़यादतों की लड़ाई हो गई, और उसमें ये था कि बिलावल साहब ने कुछ बात की मरीम के हवाले से, और मरीम ने फ़ौरन जो है वो रिएक्ट कर दिया और सिंध के ऊपर बात चली गई कि जी आप सिंध पे फोकस करें, पंजाब को रहने दें, और उसके बाद बाकी के रहनुमा बोलने लग गए। और फिर एक दिन मैं देख रहा था कि सेनेट में शहरी रहमान साहिबा ये कह रही थी कि आपकी जो हुकूमत है वो तो हमारे उसके ऊपर खड़ी है और हम हिल भी सकते। और सिमिलर बात एतजाज़ हसन साहब ने की थी जब बात धरना चल रहा था, तो उन्होंने चौधरी निसार से लड़ते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को तड़ियाँ लगाई थी कि हम अभी अगर चले गए तो आपकी हुकूमत कहाँ जाएगी। अच्छा, पहली तो बात ये मुझे ये नहीं समझ आती कि तनकीद क्यों नहीं हो सकती अगर मरीम कोई काम कर रही है, या PMLN कुछ काम है, या PTI की KPK में गवर्नमेंट है, किसी से भी सवाल तो हो सकता है ना। अगर मैं तनकीद करूंगा तो इसका जवाब मुझे दिया जाए, या ये कहा जाए कि आप अपने सूबे पे फोकस करें। पहली तो मुझे ये PMLN की ये बात ही नहीं समझ आती कि आपके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। दूसरा, मुझे पीपल्स पार्टी की ये बात नहीं समझ आती कि जैसे ही उनको उनके साथ थोड़ी सी वो ये फौरन ये क्यों कहने लग जाते हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे। मिल के बनाई है ना, आपके भी तो सदर इसी हुकूमत की वजह से बने हैं ना। ये दोनों में साथ चलते हुए भी एक ऐसी अदम बर्दाश्त। देखिए, ये तो सियासत के अंदर ख़ास तौर पे जो लोगों को आई थिंक ये रियलाइज़ नहीं होता, अलायंसेस चलाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि पिछले 6-7 साल में PTI के दौर में, और जनरली इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत लेकर आए उसके अंदर बिल्कुल मफाहमत नहीं थी, और उसके अंदर बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी का वो लेवल था जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सो नंबर 1, आई थिंक हम उस सारे से अभी भी रिकवर कर रहे हैं एज अ सोसाइटी। जिस तरह की एटिकेट इंट्रोड्यूस हुआ पॉलिटिक्स में इन द लास्ट डेकेड,
जिसके अंदर एक्सट्रीम पोलराइजेशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम एक क्लाइमेट था, पॉलिटिकल क्लाइमेट था, हीटेड क्लाइमेट था, उसका ज़ाहिर है कोई ना कोई फॉल आउट, उसका थोड़ा वक्त लगेगा टेम्परेचर को थोड़ा सा कम होने में। लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन करें तो वो जो हदें पार करने वाली एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही थी उस टाइम पर, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वक्त। दिस इज़ हीटेड, yes, it happens in politics, but there are limits. सो पहली तो ये बात है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, एक सियासी माहौल बनाया गया है, मैं तो कहूँगी बाय डिज़ाइन बनाया गया है, सियासी जमातों को लड़वाने के लिए काफ़ी देर से बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो कल्मिनेशन थी वो पीटीआई थी और पीटीआई की सियासत थी, जो एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन, नफ़रत अंगेज़ हर वक्त वो। तो अभी भी थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा उसके बाद संभलने में, वापस जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सी पे आने के लिए। लेकिन बियॉन्ड दैट आई थिंक अलायंसेस की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप हिस्ट्री भी निकाल के देखें, वो हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। ख़ास तौर पे ये जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनका एक जिसे आप कहें एक ट्रबल्ड पास्ट रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर पहले भी इस तरह की टेंडेंसीज़ थी कि शहीद बीबी के ऊपर भी बहुत इस तरह की तनकीद भी की जाती थी। उनके साथ काफ़ी दफ़ा जो है वो उनके दौरे हुकूमत में कई दफ़ा बयानबाजी के अंदर लिमिट्स भी क्रॉस की गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मेजर सियासी जो प्लेयर्स थे मुल्क के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी हैव टू अग्री नॉट ऑन एवरीथिंग। हम सियासी मुखालिफिन रहेंगे लेकिन हम दुश्मन नहीं बनेंगे। ये एक बेसिक टेक अवे होना चाहिए हमारा। अलायंसेस मुश्किल होती हैं, हम ऑलरेडी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर एक हाइपर पोलराइज्ड सोसाइटी है। लोग, ये गवर्नमेंट जो है वो एक मुश्किल इलेक्शन के बाद बनी, एक मुश्किल अलायंस है, इट्स डिफ़िकल्ट, उसके अंदर फॉल आउट होगा। जैसा कि आपने कहा कि जिस चीज़ के ऊपर फॉल आउट हुआ वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसमें सजेशन ये आया एक एलाय की तरफ से कि जी आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में एक डेटाबेस का एक ट्रेजर मौजूद है, जो आपको जिस तरह 2022 के फ्लड्स के अंदर जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया और उसको बड़ा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया गया, बिकॉज इट्स अ लार्ज डेटाबेस, और उसके अंदर आपके और ऑन द ग्राउंड बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है बिस्प के ऑफिसर्स का, कि आपके लिए लोगों को ट्रैक करना और उन तक जो इमदाद पहुंचाना आसान हो जाएगा। उसके पीछे एक लॉजिक था। उसके ऊपर क्यों इस तरह का ओवर रिएक्शन आया, क्यों बयानबाजी शुरू हो गई, ये तो सियासी मेजॉरिटी की बात है। लेकिन अगेन मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अलायंसेस मुश्किल होती हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे थे ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, वैसे क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये हर किसी का अपना एक रोल होता है, हर किसी के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो वो अपने एलाइज को दिखाते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए जो पिछली काफ़ी देर से क्रॉस हो रही थी, जिसमें गाली गलोच हो रहा था, जिसमें पर्सनल अटैक्स हो रहे थे, जो एक नॉर्म बन चुका था सोसाइटी का। मेरी अपनी पर्सनल भी ये ख्वाहिश है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो सियासी मुखालिफ है वो दुश्मन नहीं है, सिंपल, दिस शुड बी द टैग लाइन। हम बयानबाजी भी करेंगे, इलेक्शन आएंगे तब भी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम एक दूसरे पर तनकीद भी करेंगे, गवर्नेंस पे तनकीद करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तनकीद करेंगे, लेकिन हम गाली नहीं देंगे, हम बिलो द बेल्ट अटैक्स नहीं करेंगे। बिकॉज मैं समझती हूँ इसका माशरे पे इतना मनफी एक असर होता है। आप जिस तरह से पीटीआई के दौर में इस बयानबाजी ने, इस नफ़रत अंगेज़ मवाद ने आपके यंग लोगों को इम्पैक्ट किया है, जिस तरह की इंटॉलरेंस पॉलिटिकली लोगों में पैदा हुई है कि मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मे बी you have lots of problems with my political opinions, with my political affiliation, that's your right। और आप पूछ सकते हैं सवाल, इसमें गाली गलोच की क्या बात है। सो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगेगा हमें जमहूरी रवैये वापस आने में। वैसे ही एक फ्रैगमेंटेड
डेमोक्रेसी है, मुश्किल सफ़र रहा है, और फिर भी लेकिन ये है कि अलायंसेस मुश्किल होती हैं. दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट अलायंस, इट्स नॉट एन आइडियल अलायंस, बट आई होप कि बाद में उसके अंदर ये नॉर्मल सी रिस्टोर हो जाए, जो कि अब नॉर्मल सी की तरफ हम जा रहे हैं. उसके बाद यही हुआ जो कि होना चाहिए कि मीडिया से उतर के ये डिस्कशन दोनों जो अलायंसेस हैं उनके बीच में होनी चाहिए, जैसा कि इवेंचुअली हुआ. सो आई थिंक हम अभी भी हम बेबी डेमोक्रेसी हैं. हम जमहूरी रवैये भी काफ़ी हद तक सीख रहे हैं. कभी कभार डिस्प्लेज ऑफ मेचोरिटी इमेच्योरिटी हो जाते हैं ऑन द पब्लिक स्टेज, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक के बहुत ज़्यादा जो स्पिल ओवर है पीटीआई के टाइम का उससे भी हम लड़ रहे हैं. हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं पॉलिटिकली भी. सो होपफुली लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. वैसे इसमें हो सकता है कि कोई मुझसे ये शिकायत करे कि भाई वो आपने तो पीएमएलएन और पीपीपी पे बात की थी, इसका भी इल्ज़ाम पीटीआई पे चला गया. ठीक है. अच्छा, पीटीआई का जो आप एक इसका आपने आई वुड से कि रियलिस्टिक अगर आंसर आप देना चाहें, पीटीआई ने जिस तरीके से पीएमएलएन को पंजाब के अंदर टफ टाइम दिया है, ठीक है, और इसका भी मैं ताना सुन रहा था सईद गनी साहब का कि उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के ऊपर तो फॉर्म 47 की कंप्लेन नहीं है, ना बिलावल के ऊपर है, तो पीएमएलएन को थोड़ा समझना चाहिए. सो पंजाब में पीटीआई और पीएमएलएन इन दोनों के बीच ऑलरेडी काफी धींगा मस्ती चल रही है. रियलिस्टिकली आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कभी पंजाब में अपनी स्पेस उस तरीके से जो पहले थी रिकवर कर पाएगी? एब्सोल्युटली. देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में. आप अगर शायद 3 साल पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आज हम कहाँ बैठे हैं, क्या हुकूमत है, क्या अलायंस है, कौन पावर में है, कौन मिनिस्टर्स हैं, किसकी कहाँ पे कितनी परसेंटेज है. यू कांट प्रिडिक्ट. कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है. 2008 के अंदर भी लोग भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के अंदर तकरीबन 35 से 40 सीट्स थी. ऑफ कोर्स ये नंबर कम हुआ है, बट आई बिलीव कि अगर आप इसको पहली तो ये बात है कि अगेन हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते सियासत के अंदर. ये एक पहली चीज़ है. और इसके अंदर जो मफामत की ख़ास तौर पे जो सियासत है, तो जरदारी साहब तो ऑफ कोर्स उसके बादशाह हैं वैसे भी. तो आई बिलीव कि ये एवोल्यूशन चलता रहेगा. और कई दफ़ा कमबैक्स हमने देखे हैं. जिसका फ्यू इयर्स बैक एक बाई इलेक्शन के अंदर लाहौर के अंदर NA 127 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को तकरीबन 40,000 वोट्स पड़े, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन. कई दफ़ा हम सोच रहे होते हैं कि ये सियासी जमात तो ख़त्म हो गई, ये ऐसे हो गया, लेकिन सियासी जमात को ख़त्म करना या तोड़ना इतनी आसान चीज़ नहीं होती. डिपेंड ये करता है कि ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, स्पेस कितनी है उस पॉलिटिकल पार्टी की. ये भी एक बात है जो हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है. देयर आर अदर पावर्स, अदर एक्टर्स जो स्पेस देते हैं, स्पेस नहीं देते, ये भी एक मसला है. सो बहुत सारे लोग आपको ये बता सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन किस तरह से चंद पार्टीज़ की स्पेस ख़त्म की गई है या तोड़ी गई है, ये थ्रू आउट हिस्ट्री हुआ है. और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ है. पंजाब के अंदर वर्कर्स को टारगेट किया गया, कैंडिडेट्स को टारगेट किया गया, बहुत ज़्यादा होता है. सो ये तमाम वेरिएबल्स मैटर करते हैं. स्पेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, पार्टी खुद किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करती है, इंपॉर्टेंस देती है, नहीं देती है, कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, पार्टी पंजाब में पब्लिक ओपिनियन को कैप्चर कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तमाम वेरिएबल्स चलते हैं. पॉलिटिक्स में कोई दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता. पॉलिटिकल पार्टीज़ मरती नहीं हैं. दे आर लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कंटिन्यू टू परसिस्ट ऑन. लोग हैरान परेशान रह जाते हैं, ऐसे ऐसे कमबैक्स होते हैं. सो एब्सोल्युटली नेवर से नेवर. और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है. ये जो भी जो आपने कोट किया सारा, वो पंजाब के ऊपर ही था ना. उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब के ही रहनुमा थे जिनकी बयान इतने अहम हो गए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो रोज़ उनका जवाब देती थी. तो
अनइम्पॉर्टेंट लोगों का तो इस तरह से जवाब नहीं दिया जाता, इम्पॉर्टेंट लोगों का दिया जाता है. सो नेवर से नेवर. पार्टीज़ इस तरह से ख़त्म नहीं होती हैं. एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक जैसे ओरिजिनल सियासी जमात में कहूँगी, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी. एक वन लास्ट क्वेश्चन. एक डिनर टेबल है और उस पे आप हैं, आपके वालिद साहब हैं, अमार अली जान है, अली है, रीमा है, और अगर ये सब लोग एक डिनर टेबल पे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है? और उसमें आई वांट टू इमेजिन 2-3 कॉन्वर्सेशंस होती हैं. ऑफ कोर्स नंबर 1 पॉलिटिक्स. ये तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल. पॉलिटिक्स की कॉन्वर्सेशन होती है, उसके साथ मूवीज़ की कॉन्वर्सेशन होती है. अच्छा. अक्सर लोग जो हैं वो मीडिया, म्यूज़िक, मूवीज़ के एंथुजियस्ट हैं. ये कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं. पॉप कल्चर के ऊपर कॉन्वर्सेशंस होती हैं. और या सो आई थिंक नंबर 1 conversation at the dinner table always who's more rigid? who is more rigid? मतलब आप सब में आपको लगेगा ये तो सुन ही नहीं रहा हमारी. as such इतना rigid कोई नहीं है, लेकिन if I had to pick I would pick अमार. अच्छा, मेरी अपनी assumption यही थी कि हाँ, क्योंकि अमार ने पीपल्स पार्टी चूज नहीं की, जबकि आपके वालिद साहब भी अटैच थे और आप भी हैं, और अली ने तो पॉलिटिक्स ही चूज नहीं, वो बिल्कुल उस तरफ निकल गया. सो चले किसी दिन मुझे भी डिनर पे बुलाइएगा. जरूर ऑफ कोर्स. एक लॉन्ग मैं वो डिस्कशन भी देखना चाहूँगा और अमार को तंग भी करना चाहूँगा. एब्सोल्युटली. फिर आप मेरे पार्टनर होंगे उसमें. डेफिनेटली. मैं क्योंकि अमार इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब बहुत अरसे से, और उसकी बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं. तो अगेन आइडियलिस्ट होके काम करना बहुत मुश्किल काम होता है. उसके चैलेंजेस बिल्कुल और हैं. तो लेकिन उनको तंग करने का भी उतना ही मजा आता है. सो हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान. सना, आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताएं. मेरा छोटा सा बिजनेस है. मैं बेसिकली पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैंने कैनवस से शुरू करते फर्नीचर पे ख़त्म कर दिया, और अब मैं फर्नीचर के ऊपर पेंटिंग करती हूँ. और कितना अर्सा हो गया आपको? 7 साल तो हो गए हैं फर्नीचर पे करते हुए, और वैसे मुझे 20-25 साल हो गए कि एज अ आर्टिस्ट काम हो. सो आप ये काम बचपन से कर रही हूँ. हाँ. सो सेल किस तरह कर रही हैं? सेल ऑनलाइन भी चला जाता है, लेकिन फिजिकली जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, कहीं डिस्प्ले हो रहा हो तो फिर. तो अभी कोई शोरूम वगैरह नहीं? अभी इतने बड़े नहीं हुए. अच्छा, शोरूम. सो वैसे जनरली अपने लोगों आम अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सिर्फ देख रहे हैं कि आपके काम की क्या ख़ास बात क्या हो? ख़ास बात मेरे में ये है काम की है कि अब जैसे हमारे घर में ओल्ड फर्नीचर है, मोस्टली अब दिल नहीं करता ना अपनी अम्मी का, कोई नानी दादी की कोई बड़ी यूनिक सी चीज़ पड़ी होती है, हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, तो फिर हम उसको दोबारा से मेकअप शेकअप करके पेंट करके उसको दोबारा नया बना देते हैं. ऐसा कर देते हैं कि आप खुद भी पहचान सकते हैं कि अच्छा ये क्या. सो बेसिकली वो जो चीज़ के साथ एक अटैचमेंट हुई होती है, उसको हम ज़ाया नहीं होने देते. हम पुराने फर्नीचर को नया पेंट करते हैं. सो कोई आपको भेज सकता है कोई चीज़? बिल्कुल एग्जैक्टली. आप कोई 50 साल पुरानी चीज़ भी भेजेंगे ना, हम आप उसको आज के दौर की बना देते. नहीं, अगर मुझे आज के दौर की ना मिलनी तो उसी हिसाब से रहना. उसी हिसाब से एग्जैक्टली, मतलब जैसे आपको पसंद. हाँ. तो आप खुद भी बनाती हैं, और अगर वैसे आपको अप्रोच कर ले कि मेरे पास ये फर्नीचर वगैरह है तो आप? हाँ जी, दोनों. वेरी नाइस. आज आप कुछ अभी तो छोटा छोटा लाई हूँ, छोटी सी ट्रेज हैं, कुछ वॉसेज है, टेबल राइजर है, एक ऑनलाइन किस नाम से? गनिया आर्ट्स के नाम से मेरा. गनिया आर्ट्स बेसिकली इससे रखा, एक तो गनिया मेरी बेटी का नाम है, शी स्पेशल और वेरी स्पेशल, और आर्ट्स इसलिए रखा कि इसमें मल्टीपल आर्ट्स हैं, यानी कि कैनवस पेंटिंग भी है, पॉट पेंटिंग भी है, फर्नीचर भी है, पिक्सल पोर्ट्रेट भी है. तो पिक्सल थोड़ा सा मुश्किल भी था मैं तो हर बना लेती, लोगों को बताना मुश्किल था. तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि समझ नहीं आता था ना. बड़ी तकलीफ होती है जब आपकी आर्ट हो ये क्या है. हम उस सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है कि ये क्या है. तो फिर वो उस दुख से फिर मैंने छोड़ में वो काम करे जो फिर लोगों को समझ आ.
तो इसके लिए अपना हमने ट्रेनिंग्स देनी, मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ कि अगर आप खुद भी सीखना चाहते हैं तो फिर ऐसे एक हुनर आप साथ सिखा भी रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। वर्कशॉप वगैरह का। हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ के बिजनेस के लिए। आप मैं आपके लिए कुछ नहीं, हाँ हाँ आप ये सिंगर I love purple is my favorite color. So thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू जना, आपका बहुत शुक्रिया और आपने वक्त निकाला, आपने और बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन हुई और इंशाल्लाह फिर ज़रूर और आप आ रहे हैं डिनर पे। मैं दिन बुला थैंक यू।